गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हमने जितना भी 10th क्लास के भूगोल विषय का जो हम कर रहे थे, तो हमने स्टार्टिंग में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास जो है वो हमने पढ़ा था। फर्स्ट लेसन वो टेबल रीडिंग के माध्यम से किया था। सेकंड लेसन था जो वाइल्ड लाइफ जो है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है, वन और वन्य संसाधनों के बारे में, वो हमने पेपर रीडिंग के माध्यम से, टेबल रीडिंग के माध्यम से किया था। लेकिन अब हमारे पास व्हाइट बोर्ड की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध हो गई, तो कोशिश करेंगे कि आगे के जितने भी लेसन हैं वो हम इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से करें। ठीक है, तो आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है जल संसाधन या वाटर रिसोर्स के बारे में। ठीक है, तो जल संसाधन क्या है कि जल है पृथ्वी पर, आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपर जो वाटर है वो 71 पार्ट है। ठीक है, यानी कि कुल जो पृथ्वी है उसके ऊपर 71 जो हिस्सा है वो जल के रूप में मौजूद है, जबकि 29% है वो क्या है, लैंड एरिया है। ठीक है, तो जल संसाधन क्या है, जल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, जिन जिन साधनों के अंदर पाया जाता है तो वही वाटर रिसोर्स है। तो वाटर रिसोर्स के स्टार्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं कि जो 71 पार्ट जो जल है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। सबसे पहले तो उनकी चर्चा करते हैं। एक तो होता है महासागर। महासागरों के अंदर जो 71% भाग जो पृथ्वी पर जल के रूप में मौजूद है उसका 97.25% है वो जल है, वो महासागरों के अंदर पाया जाता है, जो लवणीय है, खारा है, हमारे काम का नहीं है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर मौजूद अधिकतर जो जल है जो महासागरों के अंदर मौजूद है वो लवणीय है, खारा है और उसका उपयोग हम न के बराबर करते हैं। इसके अतिरिक्त हिमानियों के ऊपर हिमानियों के रूप में 2.05% जो जल है वो मौजूद है। वो हिमानी हिमालय पर्वत के ऊपर भी हो सकती है या अन्य किसी पर्वत के ऊपर जो बर्फ के रूप में जमा हुआ जल वो हो सकता है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके ऊपर जो बर्फ जमा है वो हो सकती है। साइबेरियन जो क्षेत्र है, ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है जहाँ पे बर्फ के रूप में जो जल मौजूद है वो हो सकता है। वो कुल जल का 2.05% है। ठीक है, तीसरा जो है वो भूमिक जल है। भूमिक जल, ग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो 0.68%, यानी कि पृथ्वी पर मौजूद कुल जल की मात्रा का मात्र 0.68% है। ठीक है, इसको हम अगर कुल जल के रूप में संदर्भ में हम चर्चा करें तो हम मान लेते हैं कि 71 पार्ट है वो 100 लीटर वाटर है, तो ये जो ग्राउंड वाटर है ये 0.5 लीटर के आसपास है। आधा लीटर जल है वो हमारे पास मौजूद है और जिसका उपयोग हम करते हैं, हमारी प्रत्येक जो आवश्यकता होती है वो भूमिक जल से ही पूरी होती है। अंडरग्राउंड वाटर जो नलकूप के माध्यम से, जो हैंडपंप के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, उससे अधिकतर हमारी जो आवश्यकताएं पूरी होती हैं। वो चाहे पीने के लिए हो, चाहे खाना बनाने के लिए हो, बर्तन साफ करने के लिए, स्नान करने, कपड़े धोने, पशुओं को पिलाने या कृषि की जो आवश्यकता है वो पूरी करने के लिए हमें जो भौमिक जल है उसका बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ जो जल है वो झीलों के अंदर भी पाए जाते हैं। 0.1% के आसपास झील, जितनी भी झील है, छोटी बड़ी जितनी पृथ्वी के ऊपर झील हैं उनके अंदर मात्र 0.1% जल है वो मौजूद है। वो चाहे खारा भी है, वो मीठा भी है, सब प्रकार का जल है वो वहां पे मौजूद है। इसके अतिरिक्त समथिंग जो बचता है इनमें से वो जल है वो अन्य जो संसाधन है वो चाहे नहरों के अंदर लगा लो या जोहरों के अंदर लगा लो, तालाबों के अंदर लगा लो, छोटे छोटे जो तालाब होते हैं उनके अंदर लगा लो, वो बचता है। ठीक है, इतना ये तो अलग अलग जो वितरण है पृथ्वी के ऊपर जल का
वो आता है। इसके अतिरिक्त दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं वहां पे। तो उसमें एक सबसे पहली बात जो होती है वो विश्व के अंदर कुल जो वृष्टि है, कुल वृष्टि यानी कि विश्व में कुल वर्षा होती है उसका कितना प्रतिशत है वो भारत को प्राप्त होता है। भारत को कुल वृष्टि का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है वो क्वेश्चन आता है कई बार। वो है 4%, 4% जो है कुल वर्षा का वो भारत को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। उसका भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आता है। तो भारत का 133वां स्थान है प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में। वो चाहे किसी व्यक्ति की 1 लीटर हिस्से में आए, आधा लीटर आए, जितना भी आता है उसकी उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में 133वां स्थान आता है, ठीक है। तो ये तो था जल संसाधनों की चर्चा, जल का वितरण पृथ्वी के ऊपर वो था। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा आसान सा लेसन है बिल्कुल, जहां पे भी समझ में न आए, ठीक है, और जो चीज समझ में न आए वो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी राय है वो दे सकते हैं, ठीक है। एक जो चीज आती है वो आती है जल दुर्लभता। जल दुर्लभता क्या है, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर में केवल जल दुर्लभता पूछा जा सकता है, जल दुर्लभता क्या होती है। क्वेश्चंस को 3 नंबर में बढ़ा के पूछ सकते हैं कि जल दुर्लभता क्या है, जल दुर्लभता के क्या क्या कारण हैं, भारत के अंदर जल दुर्लभता किन कारणों से देखी जाती है, ठीक है। तो उसके ऊपर सबसे पहले तो जल दुर्लभता क्या है। मूलभूत आवश्यकता, के लिए जल का न हो पाना, ठीक है। यानी कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जल का उपलब्ध न हो पाना ही क्या कहलाता है, जल दुर्लभता कहलाता है, ठीक है। देखो मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, जैसे खाना बनाने, स्नान करने, कपड़े धोने, इस प्रकार से चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे स्नान करना हो, कपड़े धोने हो, बर्तन साफ करने हो, इस प्रकार की जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनके लिए जब जल उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उस स्थिति को, वो जो कंडीशन पैदा होती है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जल दुर्लभता, ठीक है। सिंपल सा है। फिर इसके कारण क्या है, जल दुर्लभता की, और विशेष रूप से बात करेंगे भारत के संदर्भ में। भारत में जल दुर्लभता वो क्यों पैदा होती है, इसके कारणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो है असमान वितरण, ठीक है। दूसरा जो कारण है वो है अति उपयोग, थर्ड जो है वो है
जल प्रदूषण। फोर्थ जो है वो है अत्यधिक मांग। ये 4 कारण हैं, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो है असमान वितरण, यानी कि भारत में जल का वितरण है वो असमान रूप से देखने को मिलता है। कुछ राज्य हैं, कुछ क्षेत्र है जहाँ पे जल है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जैसे उत्तर भारत की बात करते हैं, चाहे वो यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, इस प्रकार के जो राज्य हैं वहां पे जल है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ की जल की मात्रा है बहुत ज्यादा होती है। उसी तरह से अगर बात करते हैं भारत के पश्चिम का जो क्षेत्र है, चाहे वो गुजरात है, राजस्थान है या मध्य प्रदेश का जो इलाका है, वहां पे जल की मात्रा है वो बहुत कम है, यानी कि हमेशा जल की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जहाँ कुछ क्षेत्रों में जल ज्यादा है, कुछ में कम है, तो जहाँ पे कम है वहां पे जल दुर्लभता की स्थिति है वो पैदा हो जाती है। यानी कि वितरण की जो असमान रूप से वितरण है वो जल दुर्लभता का एक महत्वपूर्ण कारक, महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में कार्य करता है। दूसरा जो है वो अति उपयोग। अति यानी कि बहुत ज्यादा उपयोग, आवश्यकता से ज्यादा उपयोग करते हैं। हमें स्नान करना होता है, नल के नीचे नहाते हैं तो पानी वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, पानी की जल की बर्बादी हो रही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमें पशुओं को नहलाना है, ठीक है, तब भी नल चलाते हैं। गाड़ी साफ करनी है तब भी नल चलाते हैं। तो बहुत ज्यादा, जब हमें 1 बाल्टी से काम चल रहा है तब हम 10 बाल्टी का यूज करें, यानी कि अति उपयोग हो रहा है। अति उपयोग होगा तो जल धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, जल की कमी हमें महसूस होगी और फिर क्या पैदा होगी, वहां पे फिर जल दुर्लभता का सामना करना पड़ेगा। हमें आने वाले समय में हमारी जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो जल है वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ज्यादा उपयोग होता है। अति किसी चीज की भी होती है वो नुकसानदायी होती है, और जब जल की अति होती है, जल का ज्यादा उपयोग होता है, तो वो भी हमें जल दुर्लभता का एक कारण के रूप में सामने आता है। तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा जो कारक है वो जल प्रदूषण। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात या मनुष्य विभिन्न तरीकों से जो वेस्ट मटेरियल है वो जल संसाधनों के अंदर, जल के जो सोर्स जो होते साधन होते हैं, चाहे वो नदी है, झीलें हैं, नालियां हैं, उनके अंदर वो जो वेस्ट मटेरियल है, जो कागज है, प्लास्टिक है, वो डालता रहता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो स्वच्छ जल जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है, और वो जो हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, ये जो आवश्यकताएं होती हैं, इनको फिर जो प्रदूषित जल है वो इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। तो स्वच्छ जल की हमारे सामने क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, और वो जो कमी जो होती है वही क्या है, जल दुर्लभता एक प्रकार से। फोर्थ जो है वो क्या है, अत्यधिक मांग। मांग किसके कारण बढ़ी है, वो बढ़ी है जनसंख्या वृद्धि। तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन क्या है, जल के संसाधन है वो एक लिमिटेड मात्रा में है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, अति उपयोग भी होगा, उपयोग भी बढ़ेगा, और उपयोग बढ़ेगा तो जल के जो साधन हैं, जो जल जो एक लिमिटेड मात्रा में पृथ्वी पर मौजूद है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, और जो जो मांग बढ़ेगी और कम होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो मनुष्य की या इस जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जो पृथ्वी के ऊपर जो जो भारत में जो जो विश्व के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है उसकी मांग बढ़ रही है, और मांग के अनुसार शुद्ध जल है वो जो मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, वो जल दुर्लभता का एक कारण बनता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें एक महत्वपूर्ण 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आता है बहुउद्देश्य। बहुउद्देश्य परियोजना। नेक्स्ट डे को हम चर्चा करेंगे कि बहुउद्देश्य परियोजना क्या है, उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या हानियां हैं। बहुत बार पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
तो बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ और हानि, इसे कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। ये नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर हम इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।